Hello students, how are you all? Hope you are enjoying your holidays. So today we are going to start the history first chapter of class 9 called French Revolution. Okay? So like in all the countries in all over the world earlier there was no any kind of डेमोक्रेसी. उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं हुआ करता था. तो इंडिया में भी या फिर बाकी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ मोनार्क रूल हुआ करता था. मोनार्क रूल का मतलब होता है जहां पर किंग्स रहते हैं, किंग्स रूल करते हैं. वहां पर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं किया जाता कॉमन पीपल के थ्रू. ये राजा महाराजा या फिर उनके बेटे या फिर जनरेशन वाइज जो राजा थे उनके बेटे, फिर वैसे जनरेशन वाइज ऐसा चलता रहता है. उनका रूल वैसे ही चलता रहता है. तो डजेंट मैटर वो कितना एफिशिएंट है नहीं है, ये चीज हमेशा राजा महाराजाओं के टाइम पे वो उनके मतलब जनरेशन बस चलते रहते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हम कॉमन पीपल अपने लिए अपना गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम. ठीक है, बट उस वक्त ये सब चीज नहीं हुआ करता था. तो जैसे सारी चीजों में वैसा होता, सारे कंट्रीज में वो सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी, मोनार्क रूल हुआ करता था. तो उस वक्त फ्रांस में बर्बन फैमिली ये रूल में हुआ करता था. ठीक है, और 1774 में लुइस 16 इसने आकर अपना तख्त संभाला. ठीक है, वो उस वक्त एट द एज ऑफ 20 था, वो 20 साल का था और वो आकर अपना तख्त संभाला. उसके बाद उसने शादी की टू द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन, इनका नाम था मैरी एंटोनाइट. ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब कोई राजा तख्त पे बैठता है या फिर अब वो रूल करने के लिए आता है तो हमेशा क्या होता है कि उसको वो सारी चीजें लेगेसी में मिलती है. जैसे कि उसको सिर्फ सिंहासन के अलावा उससे मिलता है सारी चीजें, एबिलिटी और फैसिलिटीज जो होते हैं राजाओं को मिलनी चाहिए, जितना वेल्थ, जितना सोना वोना, जितना भी जमींदारी, सारी चीजें उन्हें उनके अंडर पे आ जाती है. पहले क्या करते थे राजा महाराजा लोग, पहले अपने टेरिटरीज वो लोग कैसे करते थे, वो लोग लड़ाई किया करते थे. एक जैसे एक पार्ट ऑफ टेरिटरीज उनके पास है या फिर एक एरिया उनके पास, अब उनको दूसरा एरिया चाहिए तो वो क्या करते थे, वहां पर लड़ाई किया करते थे. दे यूज्ड टू हैव वॉर ओवर देयर, युद्ध होता था वहां पर. फिर वो वार वहां जीतते थे तो वो वाला भी एरिया उनके पास आ जाता था. इनफैक्ट उस एरिया में जितनी भी चीजें थी, वेल्थ, सोना, लोग, आर्मी, सब उसके अंडर पे आ जाते थे. तो ये सारा लेगेसी चलता आ रहा था, ये हमेशा होता था. तो जो भी नया राजा बनेगा उसको वो सारी चीजें ही मिल जाएंगी. बदकिस्मती से ये हुआ कि लुइस 16 जब राजा बना 1774 में, तो उसे तख्त तो मिला, उसे रूल करने का मौका तो मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, जितना वेल्थ और फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसके पास होना चाहिए था उसे नहीं मिला. तो जब उसे वो तख्त मिला तो वो एक एम्प्टी ट्रेजर था, मतलब उस खजाने में कुछ था नहीं. अब ये नहीं कह सकते कि वो एकदम गरीब था या कुछ था, बट उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं. ये सब क्यों था, कि क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया फ्रांस में, जबकि इतना बड़ा कंट्री हुआ करता था, इतने साल से राजा महाराजा चला रहे थे, और अचानक से इसके टाइम पे आके लुइस 16 के टाइम पे ऐसा क्यों हुआ कि ट्रेजर पूरा खाली हो चुका था. ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सालों से जो वॉर्स चला आ रहा था, हर वॉर्स में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वॉर इतना आसान नहीं होता, वो बहुत खर्चे हो रहे थे. तो जितने सारे लॉन्ग वॉर्स चल रहे थे उसमें क्या हुआ कि फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था लुइस 16 के आते आते तक ऑलरेडी वो खत्म होने की वर्ष में आ चुका था. खत्म होने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नील था, बट एक कंट्री को चलाने के लिए जितना, एक प्रोविंस या टेरिटरीज को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना था नहीं. प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था उस वक्त. लुइस 16 और उसकी वाइफ दोनों काफी खर्चीले हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है वो राजा थे, वो लोग एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, तो वो क्या, वो अपना मेंटेन तो करेंगे ही, वो तो ऐसे कॉमन पीपल की तरह रह नहीं सकते थे. तो उनका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, रहने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा हाईफाई हुआ करता था. और वो लोग रहते थे पैलेस ऑफ वर्साइलेस में. पैलेस ऑफ वर्साइलेस एक कॉमन जगह में नहीं था, वो थोड़ा जनता से दूर था. जनता लोग जहाँ रहते थे, ये महल जो था वो बहुत दूर था और बहुत खूबसूरत सा था. जाहिर सी बात है महल तो ऐसे भी सुंदर से होते हैं, तो इसे मेंटेन करने में भी उन्हें बहुत खर्चा आ रहा था. ऐसा नहीं कि वो लोग आराम से इस चीज को कर ले रहे थे. तो ये जो पैलेस को मेंटेन करना, प्लस वो दूर रहता था जनता से, तो ये सारी चीजों की वजह से उसे इसका कॉस्ट, जिसको संभालने का जो कॉस्ट था वो काफी ज्यादा पड़ रहा था. इसके अलावा क्या हो रहा था कि फ्रांस जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज जिसको ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा हुआ था, उसे वो हेल्प कर रहा था थ्रू वॉर, ताकि ये अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम मिल सके. फ्रीडम किससे मिल सके, ब्रिटेन से. अब उसमें इसका क्या फायदा हो रहा था, फ्रांस का क्या फायदा हो रहा था, सिर्फ ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस एक अच्छे खासे, एक अच्छे नॉट टॉकिंग टर्म्स में थे, मतलब उनमें
एक दुश्मनी हमेशा से थी, एक कॉमन एनिमी थी। अब जबकि उसने अमेरिकन कॉलोनीज को अपने अंडर पे रख लिया था, तो अमेरिकन कॉलोनी जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेगी। तो फ्रांस ने क्या किया, ये जब लुइस 16 के अंडर में जब फ्रांस था, तो उसने क्या किया कि वो कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिखाने के करवाने के लिए उसने अमेरिकन को हेल्प किया। अब जब हेल्प किया जस्ट टू ओनली टेक रिवेंज, इसमें इसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, बस उसने उसको रिवेंज लेना था। किसने? फ्रांस को लेना था ब्रिटेन से। तो उसने हेल्प किया अमेरिकन कॉलोनीज को। जब अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करा तो इसमें उनको कुछ मिला तो नहीं, बल्कि उनके खुद के पॉकेट से समझ लो कि पैसे जाने लग गए, कि वॉर्स जो होने लग गए थे ऑलरेडी, ये वॉर की वजह से जो पहले से जो ऑलरेडी वॉर्स हुआ करते थे उसमें तो पैसे जा ही रहे थे, प्लस अमेरिकन कॉलोनीज को उसने जो हेल्प किया उसमें भी पैसे फिर जाने लगे। अब ऐसा क्या होता है कि देखा होगा हमने, जैसा अभी टीवी सीरियल्स वगैरह में हम देखते हैं ना कि मूवीज वगैरह जो ये हिस्टोरिकल मूवीज जो बनती है उसमें बताता है कि अगर एक प्रोविंस दूसरी प्रोविंस को हेल्प करता है तो इन रिटर्न उनको भी वहां पर कुछ मिलता है। मतलब कि कोई भी प्रोविंस नहीं चाहेगा या फिर कोई भी स्टेट या वगैरह कोई नहीं चाहेगा कि हम कंप्लीटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, रादर फाइट करें और अगर किसी से हेल्प ले सकते हैं तो उसको थोड़ा शेयर देके अपनी जो स्टेट है उसको बचा ले। तो जनरली ऐसा होता है कि उनको कुछ फायदा होता है अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करता है, एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी को हेल्प करता है। बट इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमेरिकन कॉलोनीज को करते वक्त उसे कुछ मिला तो नहीं, उल्टा उसके ही स्टेट बजट से बहुत सारी चीज चले गए। तो जब फ्रांस हेल्प कर रहा था किसका, अमेरिकन कॉलोनीज का, तो उसके ऊपर उसके पास तो ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो क्या हुआ कि कंट्री जो था वो कर्ज में आ गया। मतलब कंट्री में जो स्टेट में जो राजाओं को बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। वो कर्ज इतना हो गया कि वो 2 बिलियन लीवर्स के कर्ज उसको हो गया। ये 2 बिलियन लीवर्स, जो लीवर्स वहां का करेंसी था, तो वहां पर उसको उतना कर्ज लेना पड़ गया जस्ट टू मेंटेन द कंट्री, क्योंकि उसने पैसा तो लगा दिया था। अब क्या, अब कोई लोन देगा तो लोन तो ऐसे नहीं देंगे, लोन तो इंटरेस्ट पे ही लिया जाता है। तो क्या हुआ, जब उसको इतना ज्यादा लोन हो गया और वो तो चुका नहीं पा रहा था क्योंकि बस उसका खुद का इतना खर्चा था, तो क्या हुआ, लेंडर्स जो थे वो अब लोन के ऊपर जितना भी लोन था उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए। तो काफी ज्यादा भारी कर्जा हो चुका था इन लोगों के ऊपर, फ्रांस ऊपर बहुत ज्यादा भारी कर्जा हो चुका था और उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब वो क्या करेगा, तो कर्जा चुकाने का इंटरेस्ट भरने का चक्कर में ये होने लग गया कि जो स्टेट बजट था, जो स्टेट को चलाने के लिए जो पैसे थे, या फिर एवरी ईयर हमारे इंडिया में भी अभी होता है ना बजट प्रिपेयर होता है, तो वैसे ही जो बजट प्रिपेयर हुआ था उस जमाने में, तो बस इंटरेस्ट चुकाने के चक्कर में स्टेट बजट जो था वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस होने लग गया, उसमें डिस्टर्बेंस आने लग गया। इसके अलावा ये हुआ कि जितना ज्यादा स्टेट बजट जो डिसबैलेंस हो गया, मनी का इतना क्राइसिस होने लग गया, तो क्या है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो चीज होती है, जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है, वो भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। राजा वो भी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा था। रेगुलर कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी वो लोग अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। जैसे कि आर्मी है, आर्मी को चलाना है, उनकी सैलरी देनी है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है। कोर्ट हो गया, कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं, स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज थे, ये सारी चीजों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं। और जितने पैसे थे, जो भी स्टेट के लिए जो पैसे रखे हुए थे, वो तो इंटरेस्ट देने में जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, व्हिच मींस कि लुइस 16 के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय टैक्स बढ़ाने के। तो टैक्स बढ़ाना तो इतना आसान नहीं था कि किसी ने बोल दिया कि हाँ हमने टैक्स बढ़ाना है तो वो टैक्स बढ़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। अभी भी हम इंडिया से अभी हम देखते हैं तो कोरिलेट कर सकते हैं हम कि अभी भी जब टैक्स बढ़ाए किसी चीज का रेट बढ़ता है तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी बैठ के बस हाँ अभी इस चीज का रेट बढ़ाना है तो हो जाएगा। इवन 1 रुपया भी अगर किसी चीज का बढ़ाना होता है तो उसके लिए भी मीटिंग होती है। जो जनरली 1 रुपया हमको दिखाई नहीं देता, हमारे लिए मान लो कि अगर 1 रुपया का सामान चीज का रेट बढ़ता है तो वो हमारे लिए सिर्फ 1 रुपया होता है, बट एज अ होल अगर देखा जाए तो वो कितने न कितने हो जाते हैं। तो वैसे कोई डिसाइड नहीं कर सकता अपने आप, तो इसके लिए भी एक मीटिंग होती है। तो जब यहाँ पर भी ऐसा था कि बस गवर्नमेंट ने सोच तो लिया, स्टेट ने सोच तो लिया कि हमें अपना टैक्स बढ़ाना है, बट वो इतना आसान नहीं था। टैक्स बढ़ाने के लिए उसे सारे जो एक्चुअल में टैक्स पेयर थे उनसे ये चीज को डिस्कस करना था। नॉट ओनली द टैक्स पेयर ओनली, बट बाकी जो नॉन टैक्स पेयर भी थे। तो उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो 3 चीज में डिवाइडेड थी। ठीक है, 3 सोसाइटी में डिवाइड हो चुकी थी। जैसे कि फर्स्ट वन था क्लर्जी, सेकंड वन था नोबिलिटी, और थर्ड वन जो था थर्ड स्टेट जो बोलते हैं, उसमें सारे जो थे वो टैक्स पेयर थे। ओके।
डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के दौरान जो सोसाइटी था फ्रांस का, वो कैसे डिवाइडेड था? तो जो फ्रांस का सोसाइटी था वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, पहला था क्लर्जी। क्लर्जी में क्या होते थे? जो चर्च के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फादर हो गए या फिर चर्च को संभालने वाले हो गए, वैसे लोग क्लर्जी में इंक्लूड होते थे। सेकंड था नोबिलिटी। नोबिलिटी वाले में क्या होता था कि कौन से मेंबर्स नोबिलिटी वाले में थे? जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए, जैसे हमारे यहाँ पर जमींदार बोलते हैं वैसे वहां पर लैंडलॉर्ड हो गए। ठीक है, काफी मिनिस्टर्स हो गए, वो थे सेकंड में। थर्ड में आए थे नॉर्मल पीपल, जिसमें थे बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ऑफिसर्स, कोर्ट के ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग, छोटे मोटे फार्मर, या फिर कोई आर्टिस्ट वगैरह हो गए, या फिर बहुत छोटे फार्मर्स या लेबर, ये सारे लोग डिवाइडेड थे। तो जैसे कि हमारे इंडिया में भी उस वक्त भी था, अभी भी जैसे डिवीजन हो चुका है सोसाइटी का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये कर्ण, शूद्र, उसी हिसाब से ये सारी चीज भी वैसे डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन क्या होता था जब बारी टैक्स की आई, टैक्स पे करने की आई, तो ये जो 2 मेंबर थे सोसाइटी के, जैसे कि क्लर्जी और नोबिलिटी, ये दोनों स्टेट्स के लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, सारा टैक्स पे करना पड़ता था ये थर्ड एस्टेट्स वालों को, जो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स भी पे किया करते थे। काफी जैसे ये होता था कि मान लीजिए बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब तो पढ़े लिखे लोग थे, तो इनके साथ तो उतना ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं हुआ करता था। लेकिन जो छोटे जात के लोग थे, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटे काम करते थे, जैसे मान लीजिए फार्मर हो गए और सर्वेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, इनको बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया जाता था। उनको लेबर की जैसा ट्रीट किया जाता था, उनको एज अ स्लेव किया जाता था, ट्रीट उनको फ्री में काम करवाया जाता था। तो ये सारी चीजें होती थी। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स दे वेर बाउंड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और वी कैन से स्टेट। इसके अलावा उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। जैसे कि कुछ टैक्स जो था वो डायरेक्ट स्टेट को जाता था, कुछ टैक्स जो इनडायरेक्टली स्टेट के थ्रू स्टेट के पास पहुंचता था। तो क्या होता था कि 60% ऑफ लैंड, जितना भी लैंड फ्रांस में लोकेटेड था, वो आधा से ज्यादा तो चर्च के अंडर में था, कुछ बिजनेसमैन के अंडर था। बिजनेसमैन जो थे, बिग बिजनेसमैन देखा जाए तो वो थर्ड स्टेट्स के लोग जो थे उनके अंडर पे था। अब उस वक्त क्या होता था कि इन गरीबों के पास तो अपना लैंड नहीं हुआ करता था, तो दे वर फोर्स टू वर्क अंडर समवन। तो ये जो चर्च के पास तो आधा से ज्यादा लैंड हुआ करता था, तो इसके लिए वो लोग कुछ उसमें कर नहीं पाते थे। तो ये वाला जो ग्रुप था, सपोज जैसे स्मॉल फार्मर्स, आर्टिस्ट, ये सारे जो ग्रुप मेंबर्स थे, इनका हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गया था। चर्च क्या करता था? वो कलेक्ट करता था टैक्स, जिसको कहते थे टेथिस। ये किससे कलेक्ट करता था? पीजेंट्स वगैरह से, जो छोटे जात के लोग होते या छोटा काम करने वाले लोग से ये ऑलरेडी कलेक्ट करता था। उसके बाद ये सारे मेंबर्स जो भी कमा रहे हैं, वॉट एवर दे आर अर्निंग, इनको भी उनको स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। डायरेक्ट टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था, जिसे कहते थे टाइल। ठीक है, तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि आधा तो उनको चर्च को पे करना ही पड़ता था। जो गरीब थे, जिनके पास पैसा था ही नहीं, जो कम ही कमाते थे, उनको टैक्स को पे करना पड़ता था चर्च को। उसके अलावा ये सारे मेंबर्स जो थे, थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो थे, जिसके बहुत ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, जाहिर सी बात है क्लर्जी, मतलब जो अमीर लोग हैं वो कम थे, लेकिन उनके पास वेल्थ बहुत था, और जो गरीब लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम थे, या फिर बोल सकते हैं उस लेवल के। जैसे बिग बिजनेसमैन के पास पैसे थे, लेकिन उनका पैसा तभी आ रहा था जब वो उनका बिजनेस रन कर रहा था। डायरेक्ट टैक्स भी उन्हें पे करना पड़ता था। उसके अलावा जब टैक्स था, जो डेली बेसिस के जो थिंग्स थे, जैसे डेली कंजप्शन के जो थिंग्स थे, जैसे कि हो गया सॉल्ट, टोबैको, जो लोग वहां के लोग जो यूज करते थे, उनको भी ये सारी चीजें का टैक्स भरना पड़ रहा था। तो देखा जाए तो कम्प्लीटली जो फाइनेंशियल बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट्स के अंदर पे बहुत ज्यादा हो गया था। पूरा कंट्री को चलाने वाले समझ लीजिए कि ये थे। अब क्लर्जी, जो चर्च के फादर्स वगैरह थे, वो तो खुद बाहर जाएंगे नहीं काम करने, क्योंकि उनका तो चर्च में ही काम है। तो क्या हो रहा था कि उस वक्त पैसे तो आ नहीं सकते बाहर जाके, तो कैसे पैसे मिलेंगे? तो वो लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसमें से चर्च को चलाते थे, उसमें से उनका भी घर चलता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट को चलाने के लिए भी फाइनेंशियल बर्डन इनके ही ऊपर था, इन्हें ही पैसा देना, तब जाके कंट्री रन होगा। इन सब के बावजूद भी उनके पास पैसे की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई थी, और इसके लिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे कि कैसे ये सारी चीजों को कोप अप किया जाए। उसके अलावा क्या हुआ कि पॉपुलेशन जब था, 23 मिलियन पॉपुलेशन था 1715 में, ठीक है।
1789 आते आते तक 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गया, लेकिन जो खाने का जो अनाज है या फिर अदर रिसोर्सेस है वो घटने लग गया। मतलब जो बेसिकली अगर देखा जाए तो उस वक्त खाने को ही ज्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा। तो उस वक्त ये हुआ कि डिमांड इंक्रीज हो गया फूड ग्रेन्स का, बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन सप्लाई था नहीं, कंट्री में उतना सामान था ही नहीं कि लोगों को खिला पिला सके। तो उनका बहुत ज्यादा मुश्किल होने लग गया, वो लोग कोप अप नहीं कर पा रहे थे सप्लाई और डिमांड के लिए। सप्लाई में और डिमांड में कोप अप नहीं हो पा रहा था तो क्या करने हुआ, प्राइस राइज हो गया। जो डेली खाने का उनका, जैसे उनका जो स्टेपल फूड था ब्रेड, हमारा स्टेपल फूड क्या होता है, दाल चावल सब्जी ये सब हम खाते हैं, दाल सब्जी हम खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, तो वो सारी चीज क्या थी, उनका डेली खाने का था ब्रेड। तो उसका भी बेसिक रेट को भी बढ़ा दिया गया। जैसे क्या होता है कि इंसान कुछ चीजें जो महंगी चीजें होती है और खाने की चीज होता है, अगर वो उसका रेट बढ़ जाता है तो हम छोड़ सकते हैं उसको खाना, ठीक है। लेकिन अगर जो डेली एसेंशियल चीज है, मान लीजिए कि अगर सॉल्ट का रेट बढ़ गया तो इन वॉट एवर प्राइस इट में भी हम उसको खरीदेंगे, हम उसको खाएंगे, बिकॉज उसके बिना नहीं चलेगा। मान लीजिए आलू प्याज का रेट बढ़ गया तो वो तो हम खाएंगे, उसको तो महंगा भी होगा तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि जो ब्रेड था उनका स्टेपल फूड, उसका भी प्राइस राइज हो चुका था, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका जो डेली खाने का जो सामान था वो सारी चीज के प्राइस राइज हो गए थे, जो वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे विद द हाई पॉपुलेशन, ठीक है। उस वक्त ये हो जा रहा था कि सप्लाई तो था नहीं, डिमांड ज्यादा था क्योंकि लोग ज्यादा थे, प्राइस हाई हो गया। तो बेसिकली जिसके पास पैसा था वो खा पा रहा था, जिसके पास नहीं था, बाकी पॉपुलेशन जो थे उनके पास नहीं था, वो भूखे मर रहे थे। तो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे कि कंट्री का हालत बहुत खराब होने लग गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि जो लेबर्स थे, जो एम्प्लॉयड लेबर्स थे, जो किसी के अंडर में काम करते थे, उनको जो सैलरी थी वो फिक्स्ड मिल रही थी, उनको एक फिक्स वेज मिल रहा था, उनको बढ़ाया नहीं जा रहा था उनका सैलरी तो वही है, लेकिन चीजों के दाम तो बढ़ चुके हैं। तो इस चीज को भी लेके उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल और परेशानी होने लगी, खास करके जो एकदम गरीब थे, देखा जाए तो एकदम गरीब थे, उनको वेजेस उनको उतना मिलता नहीं था, लेकिन खर्चे उतने ज्यादा बढ़ने लग गए। अगर मान लीजिए कि किसी चीज का सामान का रेट बढ़ता है या फिर नॉर्मल खाने पीने की चीजें की रेट बढ़ती है, तो क्या होता है कि उसके साथ अगर इनकम भी लोगों का बढ़े तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक तरीके से खाली प्राइस राइज हो रहा है चीजों का और वेज नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो तो कम होने वाला है ये सिचुएशन, और खराब होने वाला है ये सिचुएशन, कमी तो होगी। तो सिमिलरली वहां पर ये हो रहा था कि वेज रेट जो था उसको फिक्स कर दिया गया था, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि चीजें का रेट कहाँ बढ़ गया, जब सामान का रेट बढ़ने लग गया तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गया, वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने आवाज उठाने का निर्णय लिया। देखा जाए तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसके खिलाफ कुछ आवाज को उठाया जाए। और टैक्स तो अपने आप में बढ़ा जा रहा था क्योंकि प्रॉब्लम हो गए थे, क्योंकि उसको मैनेज करना था, फाइनेंशियल रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे, कंप्लीटली ड्रेन हो चुके थे, तो टैक्स बढ़ाना था। तो ऑलरेडी ये सिचुएशन तो था ही 1789 तक आते आते। अब उसके अलावा इनके ऊपर तो एक फाइनेंशियल बर्डन था ही कि उन्हें ही टैक्स पे करना है, ये दो तो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। उसके बाद किंग ने डिसाइड किया कि हम फिर से टैक्स पे करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, तो वो तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये ना ये पे कर पाते ना ये जी पाते, तो वो मुश्किल हो गया था। तो लुइस 16 को भी समझ में आ चुका था कि वो अपने मर्जी से तो ये चीज को नहीं कर सकता, तो उसने एक जनरल असेंबली बनाई या फिर मीटिंग के लिए ये तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाया। So now we are going to discuss the growing of middle class. उस वक्त क्या हो रहा था जब ये सारी चीजें चल रही थी, उस दौरान में एक सोसाइटी में एक नया क्लास इमर्ज हुआ जो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैसा था कि ये लोग जो थे, ये लोग काफी ज्यादा वेल्थ को अर्न कर चुके थे, मतलब ये लोग अपने मेहनत से और काबिलियत से पैसा कमाने लग गए थे। वहां पर वो लोग कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर पे, और इनके जो खरीदार थे, विच मीन्स दैट जो इनके जो कस्टमर्स थे वो काफी ज्यादा एक रिच मर्चेंट्स थे। तो ये लोग क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए सोसाइटी के, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सोसाइटी ज्यादा जो क्लास या फिर जो ग्रुप के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और वहां पर पैसे का इतना किल्लत है या फिर पैसे की इतनी कमी है, तो उस हिसाब से जो ये नया मिडिल क्लास फॉर्म हुआ था, जो पैसे कमाने लग गया, दे हैव अर्न्ड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, कैसे, और एक एक्सपैंडिंग बिजनेस, जैसे छोटा मोटा बिजनेस करके नहीं, वुलन और सिल्क का बिजनेस जो वो लोग आउटसाइड द कंट्री वो लोग एक्सपोर्ट करते थे या फिर आउटसाइड द सिटी वो एक्सपोर्ट करते थे, और उनके जो खरीदार थे, बीच में उनके जो कस्टमर्स थे, दे वर रिच मर्चेंट्स। ओके, अब जब थर्ड स्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं
तो थर्ड स्टेट में जैसे मैंने बताया लॉयर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिग बिजनेसमैन, ये सारे लोग थे। तो दे वर ऑल्सो एक्चुअली लर्नड पीपल। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग गंवार नहीं थे या फिर वो लोग ऐसे नहीं थे कि जिनको एजुकेशन नहीं था। तो वो लोग भी इस चीज के फेवर में नहीं थे कि इनइक्वालिटीज हो, किसी को भी, किसी के जात, धर्म या फिर कोई भी क्लास के वजह से उनको इनइक्वालिटी हो। तो वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि कोई भी प्रिविलेज किसी को उनके बर्थ के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में हम भी बोलते हैं ना कि अगर कोई क्लास के हिसाब से उनको उनकी पोजीशन या फिर मेरिट नहीं, उनको उसके पोजीशन या फिर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। एडवांटेज और प्रिविलेज तभी मिलना चाहिए जब वो इंसान एक्चुअली में अगर काबिल हो, तो उसके मेरिट में। तो कोई भी सोशल पोजीशन हो, ये सारी चीजें हो, तो वो ये भी बिलीव करते थे कि वो मेरिट के बेसिस पे ही आना चाहिए। जैसे हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंस से पहले, उस वक्त भी ये हुआ करता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन वाज नॉट दैट मच अलाउड इन इंडिया। लेकिन जब टू द इंडियंस, तो फिर जब एजुकेशन मिलने लगा या फिर लोग पढ़ने लिखने लग गए, फिर भी क्या होता था कि इंडिया में इंडियंस को नौकरी नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर काम करने नहीं मिलता था। वो सब सीट जो थे वो रिजर्व थे, पोजीशन रिजर्व थी। तो इंडिया ने भी इस चीज के लिए फाइट किया। तो यहाँ पर भी वही चीज चल रहा था कि दे वर एजुकेटेड पीपल, जिन एजुकेटेड होने के कारण भी उन्हें वो सारी प्रिविलेज नहीं मिल पा रही थी जो एक नोबेलिटी या फिर क्लर्जी वाले लोग को, क्लर्जी स्टेट के लोग को, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को जो मिल रही थी, तो वो इनको भी नहीं मिल रहा था। तो दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द बर्थ राइट एंड एवरीथिंग। वो सोचते थे कि किसी को भी अगर कोई पोजीशन मिल रहा है तो दैट शुड बेस्ड अपॉन द मेरिट। तो उस वक्त क्या हुआ कि वहां के जितने लोग थे ना, वो लोग मतलब जो उनके आइडियाज थे अबाउट द सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर सब चीज इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बेस्ड हो, विच मीन्स कि सबको एक लॉज मिले, ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, अपॉर्चुनिटीज जो हो वो सबको मिले। तो उस दौरान पे कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्हें बहुत सारी बुक्स लिखे या फिर एसेज लिखे, उसमें से थे जॉन लॉक और रुसेयो। रुसेयो ने काफी ज्यादा, मतलब ये दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी चीजों को लिखा, जैसे पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर लिखा, और काफी ज्यादा ऐसे लोग बुक्स लिखे गए। और जाहिर सी बात है, ये तो एजुकेटेड पीपल थे, तो वो क्या करते थे, वो बुक्स पढ़ते थे। तो क्या पढ़ने लिखने से उनको भी पता चला कि हम क्या चीज से पीछे रह गए और हमें क्या चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें उनको पता लगने लग गई थी। तो रुसायो ने अपने एक बुक पे ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा था, वो रिफ्यूज कर रहा था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो मोनार्क वगैरह को मिलता है, ये टर्म याद रख ले, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ये जो मिलने लगा था लोगों को, उस मोनार्क पीपल को, उनका कोई राइट नहीं है, विच मीन्स कि उनका कोई हक नहीं है कि इस तरीके से जो मोनार्क रूल जो होता है, इस तरीके से आकर लोगों के ऊपर अपनी मर्जी थोप दे या फिर बाकी जनता के बारे में ना सोचकर एक रैंडमली कोई डिसीजन ले ले। तो उसने ये चीज को लिखा था कि उसने वो रिफ्यूज किया था लिखने के तौर पे। उसने ये चीज को इसके अगेंस्ट उसने लिखा था कि मोनार्क रूल के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती, उनको कोई भी ऐसा डॉक्ट्राइन नहीं मिला या उनको ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है या फिर ऐसा कोई लॉज नहीं है जिसमें वो ये सारी चीजें कर सके। ये तो मनगढ़ंत है, मतलब हर राजा एक के बाद आएगा और वो अपने हिसाब से अपने लॉज बनाता गया। तो अभी हमारे इंडिया या फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, जैसे सारी डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट अपना हमारा इलेक्टेड मेंबर रहेगा, दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, उनको सेम चीज में ही जाना है। लेकिन वहां पर क्या होता था, कुछ फॉलो करते थे पुराना या फिर कुछ अपने नया ले आते थे। तो ये चीज कितने हद तक कॉमन पीपल के लिए अच्छा है, कितने हद तक वो सब चीज नहीं सोचते थे। ठीक है, उसके बाद रुसायो ने और एक चीज को हाईलाइट किया, वो था कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा बेस्ड होना चाहिए सोशल कॉन्टैक्ट के। सोशल कॉन्टैक्ट किसके ऊपर, विच मीन्स कि उसमें लोग भी रहे और रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, मतलब जो आगे हमारे देश के लिए काम करने वाले हैं, ये दोनों से मिल के आपस में मेल मिलाप हो के या फिर एक आपसी सहमति के साथ कोई डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर जो चल रहा था वो क्या था, राजा कहीं और जगह में रहता था, वो अपना रूल वहीं के लोगों के साथ बैठ के पास करके डायरेक्ट इम्पोज कर देता था कॉमन पीपल के ऊपर। अब जैसे टैक्स की ही बात ले लीजिए, तो टैक्स की बात में क्या, उसने सोचा कि भाई टैक्स बढ़ाना है, पर उसने आगे ये सब चीज नहीं सोचा कि ऑलरेडी हम एक ग्रुप से ही टैक्स ले रहे हैं, 2 ग्रुप उसका प्रिविलेज उठा रही, प्लस पूरा जो कंट्री है उनके ऊपर रन कर रहा है। उसने बस सोच लिया और वो अपने घर पे बैठे बैठे सोच लिया, उसने कभी आकर देखा भी नहीं कि बाकी लोग क्या फील कर रहे हैं। उसको अपना हाई मेंटेनेंस कॉस्ट था, उसका एक पैलेस को उसको मेंटेन करना था, वो सारी चीजें मेंटेन करनी थी, तो वो अपने घर पे बैठ के गया। तो उसने ये भी हाईलाइट किया कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन पीपल के साथ मिलकर फॉर्म होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही देश का आगे भला होना चाहिए।
ठीक है। एक और राइटर था मॉन्टेस्क्यू, जिसने अपने स्पिरिट ऑफ द लॉज में डिविजन ऑफ पावर के बारे में लिखा। डिविजन ऑफ पावर क्या होता है? जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना डिविजन ऑफ पावर, जैसे कि हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों डिवीजन पावर, मतलब कि इस सब एरिया में हर एक बंदे को या फिर उनके अकॉर्डिंग ये सारे पावर्स उनको दिए जाएंगे। मतलब लेजिस्लेचर के अंदर जो पावर्स है वो वही फॉलो करेगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो फॉलो करेगा, जुडिशरी के अंदर जो आता है। तो इससे क्या होगा कि किसी एक बंदे के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसलिए पावर शेयरिंग को लाया गया। तो उसने ये चीज को भी हाईलाइट किया। ये कैसे हाईलाइट हुआ? ये एक एग्जाम्पल बना। ये कैसे आया? आपको मैंने बताया था कि जो अमेरिका के 13 कॉलोनीज थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे, और फ्रांस ने उसको हेल्प किया था। क्या चीज से हेल्प किया था? उसको आगे बढ़ने, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने उसको हेल्प किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में ये डिवीजन ऑफ पावर को लाया गया और एक एक इंडिविजुअल को गारंटी दिया गया कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उसमें ये गारंटी दिया गया कि सब इंसान को जो है हायर ऑफिशियल्स जो है उनको उनका राइट्स जो उनके पावर में आता है, जैसे लेजिस्लेचर के अंदर जो आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, वो सारी चीजों का पावर उनको मिलेगा। तो वैसे ही उस चीज को काफी ज्यादा से अच्छे से बनाया गया, अच्छे से सेटअप किया गया, वो एक एग्जाम्पल बना। और जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उसने भी इस चीज को काफी ज्यादा सराहा। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक चीज हो रहा था कि कहीं से ये र्यूमर होने लग गया था। इसने तो सोचा कि वो टैक्स बढ़ाएगा, लेकिन कहीं से एक र्यूमर आने लग गया था कि जो राजा है वो टैक्स बढ़ाने वाला है। ठीक है, लेकिन राजा अपने आप टैक्स बढ़ा नहीं सकता था, उसको एक पावर और अथॉरिटी नहीं थी कि वो टैक्स बढ़ा सके। तो एक शुरू से एक प्रथा चली आ रही थी कि जब भी टैक्स बढ़ाने या फिर कोई भी ऑफिशियल मैटर्स होगा रिलेटेड टू टैक्स और एनीथिंग एल्स, तो एक जनरल स्टेट या फिर एस्टेट असेंबली एक उसको बुलाना पड़ेगा राजा को, जो भी राजा होगा। तो लुइस 16 ने भी ये सोचा कि चलो बुलाया जाए। जनरल स्टेट क्या होता है या फिर स्टेट असेंबली क्या होता है कि उसमें तीनों एक पॉलिटिकल बॉडी है वो, ठीक है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। वो लोग आएंगे, एक साथ बात करेंगे और कुछ मसला या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको वो लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा था, तो ऐसे ही ऐसा एक रूल था। तो यही चीज हुआ। लुइस 16 ने एक जनरल एक मीटिंग बुलाई जिसमें ये तीनों मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव आए। ठीक है, और रिलेशन क्या था, क्या टॉपिक था उस वक्त डिस्कस करने का? टॉपिक था आपका टैक्स। अब जहां करके टैक्स की बात है तो क्या होगा कि टैक्स भरने वाले तो ये मेंबर हैं, थर्ड स्टेट के लोग, ये दोनों को तो टैक्स भरना नहीं है, ये दोनों लोग तो टैक्स भरेंगे नहीं। तो क्या होने लग गया कि जब इसका रूल जब कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो कैसे लिया जाता था? इसका एक रिप्रेजेंटेटिव का 1 वोट, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव का 1 वोट, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव का 1 वोट, ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त। तो थर्ड स्टेट ने ये सोचा कि जहां तक बात हुई है टैक्स की, तो इनको टैक्स भरना है, इन दोनों को नहीं। तो अगर 1-1 वोट लिया जाए तो ये दोनों का मिला के हो जाएगा 2 वोट्स, क्योंकि इनको तो भरना है नहीं टैक्स। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स अगर मैटर है तो ये तो अपना वोट सहमति देंगे और किंग के साथ मिल जाएंगे, और प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनॉरिटीज है। मेजोरिटी में 1-1-2 वोट्स हो जाता है, और उनका किंग का जो ऑलरेडी किंग ने तो ये प्लान प्रपोज किया है, तो उसके साथ मिलके ये वाला केस में ये लोग हार सकते हैं। इनको अपना पॉइंट्स बढ़ाना, इनको अपना वोट्स कम है तो इनके ऊपर बर्डन फिर से आ सकता है, तो इनके लिए तो नुकसान है। तो इन्होंने बोला कि ये सिस्टम को बंद करो, ना कि एक एक वोट रिप्रेजेंटेटिव से लाया जाए, बल्कि एक एक मेंबर, जो इसके जितने मेंबर आते हैं, इसके जितने मेंबर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जितने रिस्पेक्टिव मेंबर्स आते हैं, वो वोट को काउंट किया जाए, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द मेंबर, एक मेंबर का एक वोट को काउंट किया जाए। तो क्या हुआ था, जब ये असेंबली हो रहा था तो इसके 300 मेंबर्स आए, इसके 300 मेंबर्स आए, इसके 600 मेंबर्स आए। ओके, तो क्या हुआ कि इन्होंने मेंबर्स के अकॉर्डिंग किया, तो इनके 300 वोट्स में भी अगर ये लोग टैक्स बढ़ाने के अगर साथ में भी हैं तो इनके 600 वोट, और इनके जो भी हैं एक्साइज कुछ भी हो, जैसे इनके भी 600 वोट्स हैं। तो ये चीज किंग को पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर किंग का तो चलेगा नहीं खर्चा। उसने सोचा मैंने टैक्स बढ़ा के ये सारे खर्चे को मैनेज करना है, बट वो तो हो नहीं पाएगा। तो किंग ने इस चीज को
मना कर दिया। तो जब इस चीज को मना कर दिया ना, तो ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये एकदम गुस्से में आ गए, क्योंकि इनका कोई चीज को माना नहीं जा रहा था। और अगर 1 वोट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से होता है तो अल्टीमेटली जो वो पहले से ही इतना टैक्स भर रहे थे, अब बढ़ाने के बाद उनको और भी टैक्स बढ़ने लग जाएगा। और उनको ये सब चीज के बारे में अच्छे से पता भी चल गया था कि एक्चुअल में अब वो क्या थे कि वो मिडिल क्लास ग्रुप के भी जो लोग थे और थर्ड स्टेट में भी जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें भी पता था कि क्या राइट्स है और क्या है, क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज नहीं होना चाहिए। इन दोनों को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। तो इन्होंने जब रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग मेंबर्स वोटिंग की जो डिमांड की, जब उसको मना कर दिया गया, तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और इन्होंने वो असेंबली छोड़कर वो वहां से चले गए। ठीक है। और उसके बाद वो जाकर टेनिस कोर्ट में एक अपना ही असेंबली फॉर्म किए, और ये सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये जो सारी चीज, ये जो इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव वोट को हटाकर इन्होंने जो मेंबर्स वोट की जो प्रपोज किया, इसको ये किंग को बिल्कुल पसंद है, क्योंकि इसमें किंग बिल्कुल भी सहमत नहीं ला रहा था और ये दोनों का तो कोई रोल था ही नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम की वजह से जो chaos स्टार्ट हुआ या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ लोगों के बीच में, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों रिवॉल्यूशन के लिए आगे बात चला गया। तो यहीं से मेन आपका रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ कि उनको अब मोनार्क रूल को हटाकर एक गवर्नमेंट रूल में रहा, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे होते, जो मिडिल क्लास जो पढ़ना चालू कर चुका था और ऑलरेडी लर्नेड मैन थे वहां पर, उनके वजह से ये सारी चीजों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और लोगों को अब आगे बढ़ना था। ये जैसे अपनी जिंदगी इतने साल जी कर आ चुके, उनको वैसा लाइफ को अब लीड नहीं करना था, बिकॉज अल्टीमेटली उनका नुकसान ही हो रहा था। और इनका अगर वोट के हिसाब से बात हो तो इनका आना नहीं आना बराबर है। अगेन इट बिकम्स इन द कम्प्लीटली हैंड ऑफ द मोनार्क एंड दिस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। इनका तो कोई रोल ही नहीं है अगर एक एक वोट के हिसाब से। इसलिए इन्होंने बोला कि हम मेंबर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब भी इनका मीटिंग होता था या कुछ होता था तो सारे मेंबर्स तो आते थे। तो ऐसा हुआ था कि जब मीटिंग के अंदर भी इनको 600 लोग थे, इनको बैठने का भी जगह नहीं मिला, इनको हमेशा अपमान किया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफ द लोअर आई मीन कास्ट, या फिर ये बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेट के मेंबर थे तो उनको ऐसे ही अपमान बहुत किया जाता था। तो ये सब चीज उनको पसंद नहीं आया और जब उन्होंने प्रपोज किया तो एकदम से उनका जो प्रपोजल था वोट्स को लेके उस चीज को मना कर दिया गया। तो ये वहां से उठकर चले गए। ठीक है। तो जैसे कि उनका वोटिंग आइडियाज को किंग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो क्या किए, वो सब वहां से उठकर चले जाते हैं गुस्से में। और उन्होंने एक इनर टेनिस कोर्ट के अंदर जाकर एक मीटिंग किया जिसमें वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अब एक नेशनल असेंबली क्रिएट करेंगे, मतलब कि उनका एक खुद का असेंबली होगा जिसमें वो ये लोग को ऐड नहीं करेंगे फर्स्ट या सेकंड वाले को, और वो लोग अब इनकी बातों पे नहीं चलेंगे। जो सिस्टम चला आ रहा था अब वो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। सो दे विल क्रिएट द नेशनल असेंबली विच विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगा, मतलब कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेटअप बनेगा पूरा कम्प्लीटली। ठीक है। और कम्प्लीटली फ्रांस को वो फॉलो करना पड़ेगा। ये इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें मोनार्क रूल को कब करना था। अब जाहिर सी बात है ये जो इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज को बोले कि उन्हें फ्रांस को वो फॉलो करना पड़ेगा, क्यों ना बोलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ही कम्प्लीटली सब कुछ डिपेंडेंट था। उन्हें भी ये समझ में आ चुका था कि टैक्स वो पे कर रहे हैं तो उनके वजह से ही सारा कंट्री का जो खर्चा पानी जो है वो चल रहा है। जनरली गवर्नमेंट वैसे ही चलता है। हम जो टैक्स पे करते हैं जनरली क्या होता है कि हम लोग जिसका बिलिंग नहीं होता या फिर जो ब्लैक जो अगर हम जिसका बिल नहीं लेते या बड़े बड़े स्टोर से हमें बिल क्यों मिलता है कि उसमें जो होता है कि आप अपना पेमेंट करते हैं टैक्स का, वो बिल में ऐड रहता है। जैसे कि अभी हमारा जीएसटी होता है तो वो क्या होता है कि वो सरकार के पास जाता है। तो क्या होता है कि हमारा इस टाइप का सिस्टम उनको पता चल चुका है कि पहले होता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अभी सबको हटा के सिर्फ जीएसटी ऐड करके लोग दे देते हैं। ठीक है। तो जब इसलिए कहते हैं ना कि बिल लेना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, ये तो अब की बात है। पुराने पहले के जमाने पे उनको बिल लो या ना लो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो जो इतना कॉन्फिडेंटली ये बात को बोलते विच मीन्स दे न्यू कि उनके वजह से ही कंट्री का जो फाइनेंशियल दे आर द ओनली रिसोर्स ऑफ द फाइनेंस ओवर द कंट्री। ठीक है। तो ये जो वोटिंग का जो सिस्टम था, जो इन्होंने बोला कि हमारे हर मेंबर का एक वोट होगा पर मेंबर पर वोट, वो उनको आइडियाज ऑफ वोटिंग कहां से हुआ, रुसाइयो का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो उसने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इस चीज को उसने मेंशन किया था जिसके बारे में उसी को उसने यहाँ पर अप्लाई किया। थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इसको अप्लाई किया। देखो उस वक्त क्या हुआ ना कि मिडिल क्लास के जो लोग एजुकेटेड पीपल थे, जो लॉयर थे, ये थे, इन्हें समझ थी
ठीक है। तो उस दौरान में ये जो फिलोसोफर्स थे, रुसायो हो गया, जॉन लॉक हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये सारे लोग ने जो लिखी थी, जो राइटिंग वर्क किया था, उन चीजों को ये पढ़े, बिकॉज देयर वाज लर्नेड पीपल, और उस वक्त लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो क्या करे, पढ़े और इन सब चीजों में वो डिफरेंशिएट मतलब कर पाए डिफरेंस कि ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो था, ये इनका कंट्रीब्यूशन ही था जो फ्रांस के लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप को फॉर्म कर पाए। ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो किंग को भी समझ में आने लग गया कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर है, दे आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है। एट देन किंग के पास तो और कोई रिसोर्सेस था नहीं, ना वो कर्जा चुका पा रहा था, ना भी वो टैक्स को पे करने के लिए जो वोटिंग सिस्टम था वो भी ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने अलाउ नहीं किया। तो ये जो सिस्टम था, नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसपे किंग ने भी अग्री किया। ठीक है। और वो उसने भी ये बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो भी वर्क करेगा, और अभी के जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होंगे। तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ठीक है। अब याद रखें, डेट्स हमेशा याद रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिस्ट्री पढ़े तो हमें तो डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है। लोगों ने डिक्लेयर किया एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है, जहां पर लोग जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक जो ग्रुप के लोग हैं वो दूसरे के अंदर काम करते थे, एज अ स्लेव काम करते थे। गुलामी वाला जो सिस्टम था वो चला गया। और उस वक्त क्या हुआ कि डिक्लेयर ये भी किया गया कि सारे मेंबर्स, इफ इट इज क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट मेंबर्स, कोई भी मेंबर है, सारे लोगों को अब टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट 2 वाले लोग प्रिविलेज एंजॉय करेंगे क्योंकि वो लोग हाई कास्ट के हैं या फिर हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और बाकी सिर्फ नीचे वाले, ये सब चीज नहीं था। तो इसमें क्या हुआ कि सारे लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया। ठीक है। तेथिस आप लोग को बताया गया था, जो टैक्स चर्च को देना पड़ता था पीजेंट्स को, उस चीज को भी मना कर दिया गया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि पैसे तो बचने लगे जो सही जगह में नहीं जा रहे थे। एंड देखो, चर्च के पास जाने से चर्च तो उसका कंट्रीब्यूशन कुछ कर नहीं रहा था स्टेट के थ्रू, तो वो पैसा देखा जाए तो फिर चर्च के ही उद्धार में लग गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके मेंबर्स के ऊपर ही लग गया था। ठीक है। और जो तेथिस को मना कर दिया गया था, और जो लैंड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 60% ऑफ लैंड जो था वो चर्च और नोबिलिटीज के पास था, उनको भी वापस ले आया गया ताकि उसको कंट्री का यूज में लाया जा सके। ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ कि कंट्री को 2 बिलियन लेवर्स का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ। ठीक है। लेवरर्स का एक्चुअली उन्हें प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से जो कंट्री के ऊपर कर्जा था वो आराम से उसने चुका दिया। ठीक है। तो ये एक सेटअप हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी उस वक्त, जो एक कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था देखा जाए तो 1789 में ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू हुआ था। आई मीन पूरा कंप्लीटली ये मोनार्क रूल से हटकर क्या हुआ था, डेमोक्रेसी फॉलो हो चुका था। तो ये वाला डेट के अंदर में ये हुआ था कि मोनार्क रूल में जो डेमोक्रेसी के रूल थे वो चीज फॉलो होने लग गया, और मोनार्क रूल को कम्प्लीटली एबॉलिश किया गया, क्योंकि जो किंग था वो खुद ही एलिजिबल नहीं था, एंड ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कंट्री, और वो कंट्री को अच्छे से चला नहीं पा रहा था। इसीलिए उस वक्त ये हुआ कि इसको फॉलो कर दिया गया, और डिक्लेयर कर दिया गया कि अब फ्रांस में खास करके फ्रांस में वहां पर डेमोक्रेसी ही चला आएगा। ठीक है। आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर रखें, याद रखें। जैसे कि 1774 में लुइस 16 आया था तख्त पे, 1789 में ईयर्स हमेशा याद रखें, इसका तो डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 में ये हुआ कि आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी आया, मोनार्क रूल को कम्प्लीटली एबॉलिश किया गया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो वो मैं आपको डेट्स एक बार लास्ट में एक बार रिकॉल भी करवा दिया करूंगी कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह याद रहे। ठीक है। तो आप इस चीज को पूरा भी, मेरे हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड था वो पूरा समझ चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप उसको एक बार मेरे से पूछेंगे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे कुछ भी डाउट्स रहे। और अगर आप चाहें तो ये सारी चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस पर्पस। अदरवाइज आप बार बार इसको वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं जहां भी आपको अगर डाउट हो। ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग
फिनेंशियल प्रोसेस आई मीन जो सिचुएशन जो स्टार्ट हुआ उस किंग लुइस के आने के बाद से लेकर लास्ट डेमोक्रेसी आने तक, विच मीन 1774 से लेकर 1789 के बीच में दौरान में जो जो एक्शंस होने लगे उन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई होप देयर विल बी नो डाउट, बट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. ओके, ठीक है. तो और एक इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर 1791. 1791 में ये हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, और उस वक्त ये हुआ था कि जो पावर है ऑफ मोनार्क है उसको लिमिट कर दिया गया था, और जो बेसिक राइट्स है जो लोगों को मिलने चाहिए थे उनको गारंटी के साथ दिया गया था कि ये जो राइट्स जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और देयर पोजीशन इन द सोसाइटी उनको मिलेगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्थ राइट. ठीक है. फिर 1792 और 1793 में ये हुआ कि फ्रांस कंप्लीटली रिपब्लिक हो गया, और उस वक्त किंग को भी मार दिया गया और उसकी क्वीन को भी मार दिया गया. ठीक है. एक और इंसिडेंट हुआ था और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है. 14 जुलाई 1781 में क्या हुआ था? स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल. बस्टाइल एक प्रिजन था वहां पर, मतलब एक जेल था राजा के यहाँ पर, जो यूज किया जाता था राजा का, जो एक्चुअली देखा जाए तो वो पावर दिखाता था राजा की. किसी ने भी कुछ किया या फिर राजा को कोई बात पसंद नहीं आई तो वो क्या करते हैं, इसको जेल के अंदर डाल दिया था. तो लोगों को ना मतलब वो चीज से एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हुआ ही करता था, मतलब वो जगह उनको पसंद नहीं आती थी. तो जैसे कि मैंने कहा कि फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया था और पॉपुलेशन ज्यादा थे, और क्या बोलते हैं उतना ज्यादा ग्रेन्स नहीं था, सप्लाई कम था, लोगों के पास खाने को नहीं था, और ब्रेड का जो प्राइस था वो राइज हो गया था. तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था. तो ऐसा सिचुएशन आता है कि जो किंग रहता है वो अपने जो आर्मीज थे उनको सिटी के अंदर ऊपर पे जाने बोलता है. तो वो जब वो सिटी पे लोग पहुंच जाते हैं तो उन सब बाकी जो कॉमन पीपल थे उनको ये लगा कि ये किंग का कोई प्लान है जो हम लोग को मारने का है, ऑर्डर दिया गया है, इसलिए सारे जो सोल्जर्स हैं जितने आर्मीज हैं वो हमारे सामने आ गए हैं और ये हमको कभी भी शूट कर सकते हैं. शायद उनको ऐसा लगने लगा. तो ये वो क्या कि जो पूरे कॉमन पब्लिक थी ऊपर बौखला गई, वो एकदम मतलब अपने सेंस से आउट हो गई, और वो इधर उधर सारे जगह जाकर अपने लिए आर्म्स और एम्यूनेशन को कलेक्ट करने लग गए, वेपन्स कलेक्ट करने लग गए. तो वो बहुत सारा गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट का जितना बिल्डिंग्स था, मतलब स्टेट का जितना बिल्डिंग्स था किंग के अंडर जो जो थे, वो सारे जगह में लोग जाकर वेपन्स कलेक्ट करने लग गए. ठीक है. तो वो लोग पहुंचते पहुंचते ये बास्टाइल में वो लोग पहुंचे जहां पर काफी ज्यादा लोग थे, मतलब प्रिजनर्स थे, और वहां पर एम्यूनेशंस भी काफी ज्यादा थे. तो वो लोग वहां पर गए और वहां का जो कमांडर था, जो जेलर कह सकते हैं, वो जो था उनको आम लोगों ने मार दिया. और जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो जो बिल्डिंग में उन्होंने जाकर हमला किया था जस्ट टू टेक द वेपन एंड ऑल, वहां पर भी जितने लोग थे उनको भी उन्होंने मार दिया. जो कौन किसने मार दिया? कॉमन पीपल ने. और वहां पर जितने प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया. तो ये सब चीज को देख के ना किंग को ये रियलाइज हो गया कि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है अपना आजादी के लिए, या फिर देखा जाए तो डेमोक्रेसी को लाने के लिए. तो ये 14 जुलाई 1789 में ये चीज हुआ था. एंड फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अगस्त 1789 में इस चीज को कम्प्लीटली मोनार्क रूल को कम्प्लीटली हटा दिया गया और रिपब्लिक पे ले आया गया. ये पॉइंट जो है ये मैं बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो उससे रिलेटेड तो है नो डाउट, बट ये क्या है कि आपको अलग से ये चीज याद रहेगा, आप उसमें मिक्सअप ना कर ले. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ भी सकता है एग्जाम में. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां का जो डेमोक्रेसी है, देखा जाए तो नेशनल असेंबली वहां पर कैसे काम कर रहा था. ठीक है. ध्यान दीजिएगा इसमें, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये चार्ट भी बना हुआ है, तो वो चार्ट तो मैंने यहाँ प्रिपेयर नहीं किया, बट उसमें जो चीज है एक्सप्लेन करने का वो मैंने यहाँ पर लिखा है. तो उस वक्त में 2 टाइप के सिटीजन हुआ करते थे, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन जो थे उन्हें था वोटिंग राइट्स. ठीक है. वोटिंग राइट्स उनको मिले थे जो थे एक्टिव सिटीजन. अब वो क्या था, 28 मिलियंस तो मैंने बताया था कि 28 मिलियंस वहां का पॉपुलेशन था. कहाँ का? फ्रांस का. लेकिन सिर्फ 4 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनको वो लोग को वोट देने का अधिकार मिला था. पैसिव सिटीजन क्या थे? जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था. अब वहां पर ये रूल था कि जो 25 ईयर्स से जो नीचे के लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ही वोटिंग राइट्स मिलेगा. ठीक है. 3 मिलियन मेन और वीमेन ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था. ठीक है. उसके बाद उसमें कुछ बच्चे थे ऐड होके, ऐसे करके ये था कि सिर्फ 4 मिलियन पीपल ही जो थे
जिनको वोटिंग राइट्स था। अब 25 इयर्स ओल्ड के लोगों के अबव ही उनको वोटिंग राइट्स मिला था। अलॉन्ग विद दैट वो जो 25 इयर्स के जो लोग थे उसमें ये भी होना था कि वो 25 साल के लोग जो ऊपर में फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड दे शुड बी एलिजिबल टू पे द टैक्स। उनको टैक्स पे करने के लिए, वो अच्छा खासा एक टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो, वैसे लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया गया था। ठीक है, दैट कुड बी, आई मीन दिस कुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी एलिजिबल है, जो मान लीजिए कि 3 दिन किसी मजदूर का जितना वेज होता है उतना टैक्स अगर पे कर सकता है, अच्छा खासा टैक्स पे कर सकता है, उतना अगर पे कर दे तो वो एलिजिबल होता था वोट देने के लिए। ठीक है, अब ये एक्टिव सिटीजन्स क्या करते थे? एक्टिव सिटीजन का काम ये था कि वो लोग 2 काम करते थे। फर्स्ट, वो लोग एक जज इलेक्ट करते थे। जैसे मैंने बताया कि वो लोग डिवीजन ऑफ पावर के लिए आ गए थे। मॉन्टेस्क्यू ने जो निकाला था रूल कि डिवीजन ऑफ पावर भी होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने जो बताया था कि डिवीजन ऑफ रूल जो था, और अमेरिकन कंट्रीज एंड कॉलोनीज ने जो अडेप्ट कर लिया था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। तो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के, उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा सराहाया था, विच मीन्स वो सहमत थे इस चीज से। तो यहाँ पर भी जब उनके अंडर में ये सारी चीजें आ गई तो वो भी चाहते थे ये चीजों। तो एक्टिव सिटीजन जो थे, जो 25 ईयर्स से अबव थे, प्लस दे वर एलिजिबल टू पे द टैक्स, वो लोग जज इलेक्ट करते थे। आई मीन जजेस इलेक्ट होते थे, वो जो जुडिशरी का काम करते थे, जो सारे मसलों को लेकर, जैसे यहाँ पर जज होता है ना, जो कानून को लेकर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा वो क्या करते थे, वो इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे, जिसमें 50,000 मेंबर्स थे। ठीक है, अब ये 50,000 मेंबर्स जो थे वो लोग नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, जो थे 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। किसके थ्रू? इनडायरेक्टली थ्रू द एक्टिव सिटीजन और डायरेक्टली थ्रू द इलेक्टर्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन पहले जज को इलेक्ट करते थे और वो करते थे इलेक्टर्स, जिसमें 50,000 मेंबर्स थे। मिनिस्टर्स से कह सकते हैं, उन 50,000 में से नेशनल असेंबली से 745 को लिया जाता था। अब ये लोग क्या करते थे, 745 मेंबर्स जो थे वो ये जो पावर था ये लेजिस्लेटिव पावर था। ठीक है, अब ये 745 मेंबर्स क्या करते थे, ये लोग कंट्रोल करते थे किंग को और उसके मिनिस्टर्स को कि ये लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये जो किंग था ये सिर्फ अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता था, विच मीन्स कंट्रोलिंग इन द सेंस कि नहीं इनको ऑर्डर देना, बस ये था कि अब जो बात चीजें हो रही थी वो पूरा आपसी सहमति से हो रही थी, जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी में चला आता है। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उसको। एक्टिव सिटीजन जो थे वो जजेस इलेक्ट करते थे और वो इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे। ठीक है, एक्टिव सिटीजन मतलब कॉमन पीपल में से ही थे। वो 50,000 इलेक्टर्स को करते थे, 50,000 इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को करते थे। 745 मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे किंग और उनके मिनिस्टर्स को। मतलब जो डिसीजन होता था, मे बी मान सकते हैं कि किंग बोलता था, लेकिन वो सिर्फ एक अथॉरिटी ऐसा था कि वो बोलने का अथॉरिटी था बस, बाकी कंट्रोलिंग करना या फिर डिसीजन लेना या फिर कोई डिस्कशन करना ये सबके आपसी सहमति से हो पाता था, जिससे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो पाता था। तो फाइनली इस तरीके से ये वोटिंग राइट्स मिली थी और इस तरीके से वो सिस्टम को वर्क किया जाता था। और ये बाकी चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इस चीज को लेकर पूरा क्लियर हो जाए। और अगर आपको इसका टेबल देखना है तो एनसीईआरटी की बुक्स में, आपके बुक में ऑलरेडी वो टेबल बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज को थोड़ा आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट रख लीजिए, याद कर लीजिए कि ये चीज था अलॉन्ग विद द डेट। और बाकी डेट्स तो मैं आपको बताते रहूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसमें। तो फिलहाल इतने जो इम्पोर्टेंट डेट्स सारे मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स से, एक्टिव सिटीजन में क्या क्या था, 28 मिलियन थे और 4 मिलियन एलिजिबल थे। पैसिव सिटीजन में वोटिंग राइट्स नहीं था, 25 साल से नीचे के लोगों को, उसमें कौन कौन मेंबर्स थे, 3 मिलियन मैन एंड वुमेन थे जो काम के नहीं थे, जो एलिजिबल नहीं कर सकते थे, टैक्स पे नहीं कर सकते थे, और बहुत सारे लोग 25 साल से उम्र के कम थे, जिसमें बच्चे थे और बूढ़े भी बोल सकते थे, लेकिन टैक्स पे नहीं कर सकते थे। फिर मेन एक्टिव सिटीजन लोग क्या करते थे, इलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे, फिर वो इलेक्टर्स नेशनल असेंबली इलेक्ट करते थे और वो लोग जाके कंट्रोल करते थे किंग और मिनिस्टर्स को। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके।